Good morning all of you. Today we will start our next chapter which is 9th chapter बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स जो है आज अपने नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था. कौन सा 8th चैप्टर जो था आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. तो बच्चों अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियोस नहीं देखी उसके बाद आप ये स्टार्ट कर रहे हो तो मत करना. पहले 8th चैप्टर कंप्लीट करना अपना, उसके नोट्स वगैरह कंप्लीट बनाना, उसके बाद ये चैप्टर आप लोग स्टार्ट करना. ठीक है, सो बेसिकली अपने जो आज बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखो आप लोगों के लिए चैप्टर जो है वो काफ़ी नया पड़ेगा. कुछ पॉइंट्स आपने पहले पढ़े होंगे इसके, बट वो चीज़ें आपने सिर्फ ओवरव्यू के तरीके से ही पढ़ी होंगी, यानी कि आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा उनका. तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज जो क्लियर करते जाऊँगी, आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है और कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, पर उसके लिए आपको सीरियस रहना पड़ेगा, साथ साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, और एक एक टर्म को आपको समझना पड़ेगा. समझ आ गई? तो अपने स्टार्ट करते हैं बेसिकली बायोमोलिक्यूल से. अब देखो क्या होता है, लिविंग नॉर्मली लिविंग की अपने बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए या अदर एनिमल्स या प्लांट कुछ भी है, उनके अंदर क्या होता है आपको पता है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है परफॉर्म होती हैं, है ना. तो ये केमिकल रिएक्शंस जो होती है लिविंग के अंदर, उनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे यूज होते हैं. बायो और मॉलिक्यूल दोनों को अलग अलग करें. बायो का मतलब या बायो का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? लिविंग से. किससे होता है? लिविंग से. यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बेसिकली इसके अंदर अपने ये पढ़ेंगे कि जो लिविंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस करवाने में हेल्प कर रहे हैं. केमिस्ट्री के अंदर तो आप लोग डायरेक्ट नाम पढ़ेंगे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, फिर अब बायो के अंदर अपने इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अपने लिविंग से सिस्टम से, जैसे अपनी बॉडी है या अदर प्लांट्स वगैरह है, उनके अंदर जो मिनरल्स है या मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे यूज हो रहे हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे. सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड जो अपनी बॉडी के अंदर यूज हो रहे हैं या केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर अपने क्या देखेंगे कि जो भी अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेस करवाने में, जैसे एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें यूज हो रही हैं, तो ये अपने देखेंगे. और कुछ मिनरल्स भी यूज हो रहे हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, अपनी बॉडी के अंदर आयरन, पोटेशियम, ये चीज़ें भी अपनी बॉडी में यूज हो रही हैं. तो ये अपनी बॉडी में यूज होने के साथ साथ अर्थ क्रस्ट में भी पाई जाती हैं, धरती में भी तो मिलते हैं ना ये मिनरल्स वगैरह. तो ये सारी चीज़ें अपने देखेंगे डिटेल के अंदर कि अपनी बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शन किस मॉलिक्यूल के हेल्प से चल रही है. ठीक है, या अपनी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस प्रोसेस हो रही हैं, प्रोसीड हो रही है अपनी बॉडी में, उसका कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन. सबसे पहला टॉपिक है आपका हाउ टू एनालिसिस. अपने कैसे एनालाइज कर सकते हैं केमिकल कंपोजिशन का. केमिकल कंपोजिशन किस चीज में? सिंपल सी बात है, लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है उनके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये चीज जो है अपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने. अब ये जो केमिकल कंपोजिशंस की बात आ रही है, अब जो केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर प्रोसीड हो रही है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन या केमिकल्स यूज हो रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में. कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं. तो ये कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स पे देखेंगे, उनके बेसिस पे अपने कैसे उनको अलग कर सकते हैं या अपने कैसे बता सकते हैं कि इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और कौन से इनऑर्गेनिक. सो इसको समझने के लिए अपने दो टाइप के एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ. ठीक है, जिसके अंदर पहले तो अपने ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे अलग किए जाते हैं, किस टाइप पे अपने को मिलते हैं या कैसे अपने उसको पहचान सकते हैं. दूसरे अपने एक्सपेरिमेंट जो करेंगे वो स्पेशल इसीलिए करेंगे कि उसके अंदर लिविंग की जो प्रोसेस चल रही है उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उसको कैसे समझेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अब अपने को पता होना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लिविंग में मिल रहे हैं किस टाइप के हैं. सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि लिविंग के अंदर जो भी ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो अपनी बॉडी में पाए जाते हैं या मिलते हैं, क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन होता है. अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब इस चीज़ों को मैंने आपको बताया कि इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अपने को एक केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करवानी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? केमिकल एक्टिविटी
परफॉर्म करवानी पड़ेगी। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लेंगे। क्या लेंगे, लिविंग टिश्यू। एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना है। तो अपने को समान उसके लिए अपने कोई एलिमेंट क्या चाहिए, एक लिविंग टिश्यू चाहिए। लिविंग टिश्यू के लिए आप कोई लीवर सेल ले लो, किसी भी लीवर सेल ले लो, कोई प्लांट या किसी अदर की कोई सेल ले लो, लीफ ले लो, इनको ले लो, ठीक है। इसके बाद में अपनों ने, ठीक है, अपनों ने ले लिया। अब क्या करना है, ये जो अपनों ने टिश्यू लिया है या लिवर सेल लिया है, इसको अपनों ने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्या, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड नाम आपने सुना होगा या नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसकी देख लो, वैसे तो केमिस्ट्री में आएगी। इसको अगर अपने स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ये होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो नेम लिख लो, साथ में ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपको पता भी होना चाहिए। तो अपनों ने क्या करना है, इसको अपने जो लीवर सेल ली है उसको अपनों ने ग्राइंड किया, किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। अब इसके साथ ग्राइंड करने के बाद अपने को जो सॉल्यूशन मिला या अपने को जो सब्सटेंस मिला वो एक थोड़ा थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है, स्लरी टाइप का होता है। जैसे बोल नहीं देते कुछ थिक सा, या कुछ बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता, थोड़ा सा थिक होता है, स्लरी फॉर्म में होता है। अब उसके बाद अपनों ने क्या किया, इसको अपनों ने स्ट्रेन करवाया, किसके साथ में, स्ट्रेन समझते हैं, यानी कि एक तरीके से अपनों ने कॉटन के साथ या फिर कोई चीज जो क्लॉथ होता है, सॉफ्ट एक कपड़ा होता है, मसलिन टाइप का बोलते हैं, उसके अंदर से अपनों ने इसको फिल्टर करवाया। क्या बन गया था, ये थिक स्लरी टाइप का बन गया था ना, थिक स्लरी टाइप का। इसको अपनों ने क्या किया, एक कॉटन के साथ में या फिर चीज पेपर के साथ में स्ट्रेन करवाया। अब इसमें से क्या हुआ, जो स्ट्रेन करवाने के बाद में नीचे अपनों ने जो अलग सॉल्यूशन अपने को मिला, ठीक है, स्ट्रेन करवाने के बाद में, अलग करवाने के बाद में दो टाइप के अपने को सब्सटेंस मिल गए। एक तो मिला जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में था, और जो सब्सटेंस क्या थे, सॉल्युबल थे, किसके अंदर, ये एसिड जिसके साथ अपनों ने इसको ग्राइंड करवाया, ठीक है, वो तो क्या थे, एसिड सॉल्युबल। और दूसरे जो थे वो क्या थे, एसिड इनसॉल्युबल। यानी कि अपने को इसको ग्राइंड करवाने के बाद में दो फ्रैक्शन मिली, एक तो थी एसिड सॉल्युबल, दूसरी क्या थी, एसिड इनसॉल्युबल। यानी कि ऐसे सब्सटेंस थे जो एक तो एसिड में सॉल्युबल हो गए, यानी घुल चुके थे अच्छी तरीके से, दूसरे कैसे थे, जो इसमें नहीं घुले थे, ठीक है। तो ये दो टाइप के अपने को स्ट्रेन मिले। अब इससे अपने को पता चल गया कि वो मॉलिक्यूल जो एसिड के अंदर घुल जाते हैं उसको अपने देखेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो एसिड के अंदर नहीं घुल पाते उसको अपने अलग कैटेगरी में रख लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे इस पे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए। अब जो चीजें एसिड के अंदर सॉल्युबल हो जाती है उसको तो क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, वो तो कैसे है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, याद रखनी ये चीज। अब जो चीजें एसिड के अंदर इनसॉल्युबल है या जो मिक्स नहीं हो पाई उसको क्या बोल दिया इन्होंने, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ आ गया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि जो एसिड के अंदर सॉल्युबल है उसको तो आपने क्या बोल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं थी उसको अपने क्या बोल दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो इसके बारे में क्या है कि एक एनालिसिस जो अपने करेंगे, ये हायर क्लासेस में इसको और ज़्यादा अपने डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड और क्या क्या अपने कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको अपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग सेपरेशन मेथड यूज करके। यानी कि एक मेथड अपने आज यहाँ पे लिया है जिसके थ्रू अपने बता रहे हैं कि ये एसिड सॉल्युबल है, ये एसिड इनसॉल्युबल है, ये चीजें अपनों ने अलग अलग कर दी, ठीक है। कुछ मेथड अपने ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसके बाद में जो प्योरली अपने आज तो एक मेथड यूज किया है, इसी मेथड से अपने कई कॉम्पोजिशंस को भी अलग करवा सकते हैं और इनको अलग करवाने के लिए कुछ और सेपरेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ अपनी चीजें अगर इसमें ले, अब देखो क्या होता है इसके अंदर, नेक्स्ट अपने देखते हैं। अब इसके बाद देखो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इसकी मदद से अपने को ये पता चलता है कि ये जो एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपनों ने इसको अलग कर लिया, तो अपने को इसका पता चलता है कि इसके अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स हैं। जब अपने ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, जो साइंटिस्ट होते हैं इनके ऊपर कई टाइप की स्टडीज करके फिर ये एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, तो उनको इनसे ये पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस एसिड सॉल्युबल अपनों ने लिया है, यानी कि जो ऑर्गेनिक लिया है, और जो इनऑर्गेनिक है, यानी कि जो इनसॉल्युबल है इसके अंदर, तो इससे इनको क्या पता चलता
कि जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसके अंदर किस तरीके के केमिकल कंपाउंड्स इंक्लूड हैं। अब सिंपल सी बात है, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने को ये तो पता चल ही गया कि मान लो अगर अपनों ने किसी केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे ये अपनों ने क्या किया, जो भी इसका प्रोडक्ट था उसको अपनों ने क्या किया, इसके साथ में जो लीवर सेल थी उसको इसके साथ ग्राइंड कर दिया अपनों ने, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। अपने को फिर क्या पता चला, इससे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन अलग हुए, तो इससे अपने ये बता पा रहे हैं कुछ हद तक कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें यूज हो रहा है और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें, यानी कि ऐसा कौन सा और दूसरा सब्सटेंस है जो यूज मतलब कि जो सॉल्युबल नहीं है। यानी कि अपने बता सकते हैं कि एक प्योरीफाइड फॉर्म में अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में अपने इसको इस प्रोसेस से अलग कर दिया। अब इससे अपने ये भी बता सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने को आइडिया भी हो सकता है कि जो अपने सब्सटेंस यूज किया है उसके अंदर उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर अपने को ये पता चल गया कि उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा यूज हो रहा है, तो अपने ये भी तो बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उसका बनेगा रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज हो रहे हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा बता देती हूँ। पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये तो एक्सपेरिमेंट इसलिए करवाया गया था ताकि आप लोगों को आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो कि ऐसे अपने कई एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस को अलग करने के लिए, ठीक है। पर ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करवाए अपने को ये पता चल गया कि सॉल्यूशन के अंदर जो अपनों ने केमिकल रिएक्शन करवाई है उसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को अलग मिल गया, ठीक है। एक अपने को ऐसा सब्सटेंस मिला जो इनसॉल्युबल है। अब जो सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि ऑर्गेनिक है उसके लिए अपने ये बता सकते हैं कि वो अपने को प्योर फॉर्म में मिल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटली वो क्या एसिड सॉल्युबल है। फिर उस कंपाउंड का अपने आगे फर्दर कई एक्सपेरिमेंट करवा के या उसके बारे में थोड़ी स्टडी करके जो अपने इसमें इक्विपमेंट मटेरियल वगैरह यूज किया, तो ये बता सकते हैं कि उसका केमिकल फॉर्मूला के अंदर या जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से अपने यूज कर रहे हैं या क्या क्या उसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। आगे देखो, अब यही जो लिविंग के अंदर कार्बन कंपाउंड्स यूज होते हैं, ठीक है, लिविंग से अपने को मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। यानी कि अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को मिला है लिविंग के अंदर से, ये जो टिश्यू लिया है अपनों ने, लिविंग सेल लिया है, इसी के अंदर से मिला है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी के अंदर से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है इसको अपने क्या कह सकते हैं, बायो मॉलिक्यूल। यानी कि द मॉलिक्यूल विच गेट फ्रॉम द बायोस या लिविंग। सबसे पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया उसके अंदर यही तो देखा कि लिविंग टिश्यू लिया उन्होंने कोई भी, उसको एक एसिड के साथ में उन्होंने क्या करवाया, मिक्स करवा दिया या ग्राइंड करवा दिया, कुछ भी बोल दो। एट लास्ट अपने को ये कंक्लूजन मिला कि जो इसमें सॉल्युबल हो गए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए, और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो मिले किससे, एक लिविंग से, एक बायो से। तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, बायो मॉलिक्यूल्स। द सब्सटेंस व्हिच वी गेट फ्रॉम द बायोस कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। तो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। जब आप इसको दोबारा डिटेल में पढ़ोगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना कि ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो अपने को बायोमोलिक्यूल्स पता चल गए, ठीक है। इसके बाद अपने यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है नेक्स्ट। अब ये तो बात थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये तो अपने को पता चल गया कि ठीक है एक अपनों ने प्योर फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग किया है जिसको अपनों ने क्या बोल दिया, बायोमोलिक्यूल। अब एक चीज यहाँ पे अपने को एक और भी तो मिली थी, कौन सी, जो एसिड इनसॉल्युबल थी। अब अपने को इसके बारे में तो पता होना चाहिए कि वो प्लांट के अंदर या लिविंग सेल जो अपनों ने ली है उसके अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए जैसे अपनों ने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह निकाला है वैसे ही अपने पता करेंगे कि ये जो इनऑर्गेनिक या जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसको अपने क्या क्या फॉर्म में जो है प्लांट या लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको अपने पता करने के लिए क्या करेंगे, एक डिस्ट्रक्टिव टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर अपने दोबारा क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे, लीवर सेल ले ली या फिर कोई लीफ ले ली। अब उसके अंदर अपनों ने क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इनसॉल्युबल सॉलिड एसिड के अंदर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसके लिए जो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या लिया अपनों ने, इसके लिए अपने देखते हैं डिटेल में। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जब अपने एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो इसके अंदर भी एक लिविंग सेल
सेल ले लो या फिर क्या ले लो, लीफ। फॉर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए अपनों ने क्या किया, एक लीवर सेल या फिर क्या ले ली, लिविंग सेल। कोई भी जैसे लीफ वगैरह ले लो, तो लीफ ले ली अपनों ने। इसके ऊपर क्या किया अपनों ने, ये जो लीफ लिया अपनों ने इसको ड्राई कर देना बिल्कुल। कैसे कर देना है, ड्राई। ड्राई का मतलब समझते हो, इसका इवेपोरेशन करवा देना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर अपने को क्या पता चलेगा, ये जो लीफ होती है इवेपोरेशन करवाने की वजह से बिल्कुल किस फॉर्म में आ जाएगी, डेड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्या होगा, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे या जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा, जो भी अपनों ने सेल लिया उसका ड्राई वेट। क्या रह जाता है, ड्राई वेट। समझ आ गया। यानी कि जब अपने लिक्विड फॉर्म प्लांट की या किसी भी टिश्यू के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ले रहे हैं, जब अपने उन्हें उसको कोई ऐसी एडवर्स कंडीशन प्रोवाइड करवाई जिससे वो डेड कंडीशन में आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी इवेपोरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई है उसके अंदर ये जो सेल है ये क्या करेगी, इवेपोरेशन के कारण ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो बाहर निकाल देगी सारा, और पीछे जो रह जाएगा रेस्ट, वो क्या रह जाएगा, सेल का ड्राई वेट। क्या रह जाता है, ड्राई वेट। तो अब ये डेड फॉर्म में जो सेल अपने को मिली है, या अपनों ने इसको जो कलेक्ट किया है, तो ये टिश्यू क्या है, फुल्ली बर्न्ड है, मतलब कि इसके अंदर से जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो निकल चुके हैं। समझ आ गया, क्या निकल चुके हैं, बर्न्ड हो चुकी है ये सेल। क्या बोला जाता है इसको, फुल्ली बर्न्ड। फुल्ली बर्न्ड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें से जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो सारे के सारे बाहर निकल चुके हैं। अब कार्बन कंपाउंड बाहर निकलने की वजह से पीछे ये जो ड्राई वेट रह गया, इसको अपने क्या बोलते हैं, ऐश। क्या बोलते हैं, ऐश। ऐश को नॉर्मली हिंदी में राख बोला जाता है। ये भी एक तरीके से क्या है, जो ड्राई वेट बचा है, जो डेड सेल बची है, वो क्या है, ऐश कहलाती है, यानी कि ऐश बोला जाता है उसको। अब जो ऐश होती है ये क्या कंटेन करती है, अब ये जो अपने पास ड्राई वेट बचा है ना, इसको अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर से अपने को पता चल जाएगा कि जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, इस टाइप के जो है मिनरल्स पता चल जाएंगे अपने को। क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ये सब चीजें अपने को किससे पता चलती हैं कि ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि एसिड सोल्यूबल नहीं होते। अब एसिड के अंदर जो सोल्यूबल थे वो कौन कौन से थे, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या थे, एसिड के अंदर सोल्यूबल। अब देखो, जो भी अपनों ने कंपाउंड्स के लिए एनालिसिस किया है उसके अंदर अपने को क्या मिला है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। ठीक है, क्या मिली है, अब ये पता चल गया आपको क्लियरली कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस थे या जो इनसॉल्युबल थे एसिड के अंदर, वो चीजें अपने को पता चल गई क्या क्या थी, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, और फॉस्फेट हो गया, ये चीजें अपने को इसके अंदर मिल गई। ठीक है, फॉस्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम, ये चीजें अपने को इसके अंदर कंप्लीटली मिल चुकी है। अब अपने ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करवाए उसके अंदर अपने को ये साफ हो गया कि एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर या लिविंग के अंदर जो भी आप प्रोसेस करवाते हो, दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक। क्या होता है, इनऑर्गेनिक। तो पेपर के अंदर या एग्जाम के अंदर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसे प्लांट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताए हैं उसके भी हाथ पे भी क्लियर कर सकते हो और अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स समझा भी सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो कि अपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे अलग अलग कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो अलग अलग सब्सटेंस अपने को मिले हैं, ठीक है, अब ये क्या होता है ना, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये सारी चीजें क्या है, बायो के अंदर थोड़ी सी थ्योरी आ जाती है, केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये सेम चैप्टर आपको मिलेगा, तो केमिस्ट्री के अंदर ये चीजें कैसे चलती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में चलती हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो आपके इस चैप्टर में भी आएंगे, पर उसके अंदर क्या होते हैं, डायरेक्ट नेम वाइज चलते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें डायरेक्ट कुछ और लिखी जाती हैं और बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा अलग किया जाता है। जैसे कि अब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप। जैसे क्या यूज हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपको केमिस्ट्री में सर बताएंगे कि जो भी आप आगे नेमिंग करोगे, नॉमेनक्लेचर वगैरह करोगे, उसके अंदर या फिर रिएक्शंस परफॉर्म करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन,
ठीक है ऐसे। और इसके अंदर आप और ले लो साथ में, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आप कह सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स वगैरह है ये सब क्या है? ये सारी चीजें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इन नेम्स पे डिवाइड किया गया है। पर अगर आप यही चीजें यानी कि जो भी इनके अंदर चीज एल्डिहाइड है जैसे CHO ग्रुप होता है, ठीक है, कीटोन डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ता है, तो ये जो ग्रुप होते हैं ना इसको रिएक्शन के बेसिस पे रखा गया। पर जब आप इसको यही अगर मॉलिक्यूल बायो की रिएक्शन में यूज होते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही है, बायो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही है उसके अंदर इनको अलग फॉर्म में बोला जाता है। जैसे अब यही नाइट्रोजन अगर बॉडी के अंदर यूज हो रहा है तो इसको अपने किन बेसिस पे रख देंगे? अमाइनो एसिड, क्या बोल देंगे? अमाइनो एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, क्या बोल देंगे? न्यूक्लिक एसिड। यानी कि कंपोजिशंस वही होते हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, पर केमिस्ट्री में रिएक्शन के बेसिस पे इनको कुछ अलग तरीके से रखा जाता है, बायो में इनको अलग तरीके से स्टडी किया जाता है, इनके फंक्शंस के बेसिस पे, या ऐसे बोल दो लिविंग के अंदर इनके क्या क्या काम होते हैं उन बेसिस पे इसको पढ़ा जाता है। अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये चीजें बायो के अंदर इस तरीके से पढ़ी जाती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू टोटली अलग है, बायो का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बस सिमिलैरिटी इतनी है कि जो कंपाउंड्स केमिस्ट्री के अंदर यूज होते हैं वही कंपोजिशन किस में होते हैं? बायो में यूज होते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा डिटेल में इसको अपने जो कुछ पॉइंट्स रह गए इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे साथ साथ आज अपने थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि अपनों ने क्या पढ़ा। पॉइंट क्या था अपना? हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन को एनालिसिस करने के लिए अपनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अपनों ने ऑर्गेनिक टाइप के मॉलिक्यूल फाइंड किए और एक इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कैसे थे? सॉल्युबल इन एसिड विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, एंड which one not soluble in the acid called inorganic। अब inorganic के लिए अपनों ने साफ देख लिया कि क्या क्या एग्जाम्पल्स अपने को पता चले। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये क्लियर हो गया कि लिविंग के अंदर ये दोनों टाइप के कंपोजिशन पाए जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर एट लास्ट अपनों ने ये देखा कि बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अपने अलग स्टडी करके चलते हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इनको अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो जब ये केमिस्ट्री वाली जो डी ब्रांच है ये आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, बायो वाली जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने आगे यहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ एसिड्स के फॉर्मूलाज आएंगे, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, ये केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं और ये डायरेक्ट बायो में भी एज इट इज यूज होते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन जहाँ पे नाम आ गया मतलब कि कोई ना कोई केमिकल्स मिनरल्स वगैरह उसमें ऐड होंगे, तो केमिस्ट्री का काफी पोर्शन इसमें आ जाता है चैप्टर में, ठीक है। तो केमिस्ट्री के भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, साथ में एक बायो का चैप्टर भी हो जाएगा, तो आपको डबल बेनिफिट है। तो ध्यान से समझना इस चैप्टर को, फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। तब तक साथ साथ नोट्स बनाते रहो।